है, अब मैं इसको डिक्लेयर करता हूं और मैं इसकी मांग करता हूं, उस मांग को लेके 2024 के इलेक्शन में वो चले जाएं। तो ये हालात उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप इस पूरे परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं स्वामी जी? दिनेश जी, वास्तविकता में मैं आजकल जो भी टिप्पणी करता हूं केवल इसी परिदृश्य में करता हूं कि क्या राष्ट्र हित में है और देश के हित में क्या है जिससे राष्ट्र सशक्त बने। इस पृष्ठभूमि में मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। जो मैं मानता हूं, जो मुझे लगता है हम विभिन्नताएं हैं, उसके आधार पे लोगों को ये आभास है, लोग ऐसा मानते हैं। हिंदू मानते हैं कि अल्पसंख्यकों ने शोषण किया, जो दलित और पिछड़े वर्ग हैं वो मानते हैं कि सवर्णों ने उनके साथ अत्याचार किया, वो मानते हैं कि जो सवर्ण वर्ग है उन्होंने उनपे उनका शोषण किया। तो हमारी देश की एक रास्ता और स्पीकर ने कहा कि आप रिजर्वेशन देंगे और जो छूतछात और इस प्रकार की चीजें हैं उससे दूर होंगी। ये राष्ट्रहित में था, जो मैं मानता हूं। लेकिन अब हम इस पृष्ठभूमि में बात करें कि जिस प्रकार से पिछले 9 साल के अंदर रिजर्वेशन को खत्म कर कर वंचितों को पीछा हटाने की एक रणनीति बन रही है, जिसमें हर चीज को प्राइवेट, तो मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी, आपकी आवाज कि कट कट के आ कुछ रही है। वर्गों को स्वामी जी, आपकी आवाज कट दलितों कट के आ रही है। आपकी नेट की समस्या आ रही लगता है, मुझे लगता है। जी, अभी बात कीजिए, शायद अगर नहीं तो। जी, मैं कहूंगा आप दूसरे से बात करा लीजिए, बात करता हूँ। जी, जी, आवाज कट के आ रही, दोबारा ज्वाइन करके देखिए आप जरा प्लीज। ठीक है। तब तक मैं अनिल जी के पास आता हूँ, अनिल जैन जी के पास आता हूँ, मैं उनकी टिप्पणी ले लेता हूँ वहां पर। अनिल जैन जी, ये बीच में बात अधूरी रह गई, स्वामी जी क्यों आएंगे तो उनकी टिप्पणी लेता हूं। आपने धनंजय जी की बात सुनी है, सीलिंग तो ब्रीच ऑलरेडी हो गई है 50% की, 60 पे तो अब आ चुकी है। तो 60 से 70-80 भी पहुंच जाएगी तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ले दे के सरकारी नौकरियां तो बची नहीं है कहीं पे, तो अब देंगे क्या उसमें। हाँ, शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर इसका फर्क पड़ जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जिस लेवल में बच्चे आजकल विदेशों में जा रहे हैं हर साल, पिछले साल तो रिकॉर्ड कायम हो गया, 8.25 लाख बच्चे जो सबसे ब्रिलियंट थे वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए। शायद वापस उनमें से बहुत कम लोग ही वापस आएंगे। आप इस पूरे परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं जो अभी उभर रहा है, और बिहार से जो बीज अंकुरित हुए हैं उनको आप किस रूप में देखते हैं? दिनेश जी, हमारा देश पिछले 4-5 हजार साल से जातियों का देश रहा है और आज भी बहुत हद तक है। आप अगर मुंबई के, दिल्ली के, हैदराबाद के, बेंगलोर के अगर अखबार उठा के देखें संडे के, तो जो बहुत ही पढ़े लिखे और जिसको कहते हैं क्रीमी लेयर और इलीट क्लास के लोग हैं, वो भी जाति के हिसाब से ही अपना विवाह की मांग करते हैं जी कि एक ब्राह्मण वर्ग का लड़का है तो ब्राह्मण वर्ग की बेटी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जाति एक सच्चाई है। और अगर हमारे को कोई बीमारी है, उसको हम छुपाते हैं, उसका इलाज नहीं करते तो हम मरेंगे, सीधी सी बात है सरल शब्दों में। तो जाति का एक इलाज तो ये था जिसको लोहिया जी ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जाति का विनाश कर दो, अंतर जातीय विवाह करो। और बाबा साहब ने जो अपना एक भाषण जो देना था दिया नहीं, और पुस्तक के रूप में छपा, जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें उनका मेन 2 बातें कही कि एक अंतर जातीय विवाह को आप बढ़ावा दो, उसको करो, और जो ग्रंथों में जैसे वो शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी टाइप की जो बातें बकवास लिखी हुई है उनको ठीक करो। तो वो चीजें तो हुई नहीं। अब ये है कि जो सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस समय दुनिया के हैं उनका नाम है एरेंड लिस्फर्ट, वो येल यूनिवर्सिटी के हैं, और उन्होंने कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी की बात कही है कि जब इंटरनल डिविजन्स होते हैं और अगर देश को लंबे समय तक चलना है, आपस में सोशल हार्मोनी रखनी है, सोशल जस्टिस करना है, तो कुछ ना कुछ आपको हिस्सेदारी सबको देनी पड़ेगी। और हमारे देश के भी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश देश पांडे जी हैं, एक टाटा सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, मेरा नाम स्लिप कर रहा है उनका, मतलब जो जाने माने विख्यात, जिनका पूरा इंटरनेशनल नाम है, वो भी इन बातों का समर्थन करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार अपने जो क्षुद्र स्वार्थ होते हैं ना, वो आड़े आ जाते हैं और कुछ लोग उसको अड़ने की कोशिश करते हैं। अब जाति जनगणना और
जातियों में जो है वो न्याय मिले, खास तौर पे शासन और प्रशासन में सबको हिस्सेदारी मिले। और ये नारा जो है, जो धनंजय जी ने जिसका जिक्र किया, जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनको लेनिन ऑफ बिहार कहा जाता था, वो अक्सर देते थे कि 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है, जिसमें वो महिलाओं को भी शामिल करते थे ऑफ कोर्स। और वो एक बात और भी कहते थे कि सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनमें पहली पीढ़ी जो है वो मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी फिर राज करेगी। तो वो खुद बाबू जगदेव प्रसाद खुद जलूस में जा रहे थे, चौराहे पे उनको, जो सामाजिक न्याय की विरोधी ताकतें थी, उनको चौराहे पे गोली मार दी गई। तो ये संघर्ष जो जिसका जिक्र किया धनंजय जी ने बिहार में, बहुत पुराना चल रहा है। इन्होंने बीपी मंडल जी का भी जिक्र किया। वैसे तो मंडल जी मशहूर है अपने मंडल आयोग के कारण से, लेकिन कुछ समय के लिए वो बिहार में मुख्यमंत्री भी बने थे। तो जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो एक बरौनी प्रोजेक्ट है कोई पेट्रोल वगैरह का बिहार में जी। तो उसमें लीकेज हो गई और वो जो तेल जो था, पेट्रोल था, वो गंगा में चला गया और उसमें आग लग गई। तो वहां विधानसभा में कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा, देखिए एक शूद्र मुख्यमंत्री बना है, उससे गंगा में आग लग गई। तो इस तरह की जो बातें 21वीं सदी में लोग 20वीं सदी में कहते रहे और ये चीज असलियत है। अब आप आ जाएं, ये तो सिर्फ शासन और प्रशासन की बातें हैं। अच्छा, तमिलनाडु का आपने जिक्र किया, जो पेरियार की धरती मानी जाती है, वहां पे 69% आरक्षण ऑलरेडी है और वो 9th शेड्यूल में डाला जा रहा है। वो किसी कोर्ट में उस पर कोई ले जाकर के ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता और वहां पे चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत के लोग जो अपना इसमें त्रिशूल में और बजरंग दल में और इन सब बातों में फंसे हुए हैं, आज से 40-50 साल पहले हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत काफी एडवांस माना जाता था इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया। लेकिन वहां जो सोशल पॉलिसी चली और एजुकेशनल पॉलिसी चली, अब आप देखो कि साउथ के जो 4 स्टेट्स हैं उनमें केरल तो ऐसा माना जाता है कि उसका यूरोपियन स्टैंडर्ड है। तमिलनाडु बहुत तरक्की कर गया, जो बहुत ही गरीब प्रदेश माना जाता था। तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक में भी अच्छी प्रगति हुई है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, अभी जैसे जाति जनगणना का हम जिक्र कर रहे हैं, तो भाई स्थिति का पता लगे कि क्या स्थिति है इस देश में विभिन्न जातियों की। और एक ये भी बहुत चलता है कि ओबीसी में एक पर्टिकुलर जाति या 2 या 3 जातियां सब कुछ खा गई, तो ठीक है, इसका भी दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। हालांकि ओबीसी में अगर कोई तरक्की कर जाता है तो उसका आरक्षण में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद ब खुद क्रीमी लेयर में आ जाएगा, उसको आरक्षण मिलना ही नहीं, वो आरक्षण से बाहर हो जाता है अपने आप ही। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हैं, 21वीं सदी में डाटा सामने आना चाहिए। जब 1931 में अंग्रेज जाति जनगणना कर लेते थे, ना कोई कंप्यूटर था, ना कोई इतने साधन थे, तो 21वीं सदी में 2023 में अगर हमारी सरकार जो कहते हैं हमने इतना कंप्यूटर और सारा तामझाम है, उसके बाद भी अगर आप जाति जनगणना नहीं कर सकते, आप घोड़ों की गिनती कर लेंगे, आप ऊंट की कर लेंगे, भैंस की कर लेंगे, जाति की जनगणना नहीं करते, तो ये एक तरह से डूब बनने की बात है, या कहीं ना कहीं इसके पीछे बेईमानी है जी। अब विधानसभा में तो सभी पार्टियां जो है वो ये कहती है कि ठीक है, ये जाति जनगणना होनी चाहिए। खुल करके कोई भी इस चीज का विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि आपने कहा शुरू में कि विक्टर हुगो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जैसे ने कहा था कि एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, उसको तो कोई बड़ी से बड़ी आर्मी भी नहीं हरा सकती। और आइडिया ये जो सोशल जस्टिस का आइडिया है, उसका समय आ चुका है। कब आएगा? 4000-5000 साल हो गए। आज भी आप देखें, एक जाति का 100% आरक्षण है, 6 लाख मंदिरों में चला आ रहा है, उसके खिलाफ तो कोई बोलता ही नहीं है। वहां कोई मेरिट की बात नहीं होती, कहीं और बात नहीं होती। लेकिन जहां मौका मिलता है तो जो लोग बात, जो एंट्रेंच प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, जो जिन्होंने अपनी जड़ें जमा रखी हैं, वो चाहती हैं कि हमारा प्रभुत्व, और ये स्वाभाविक है कि हमारा प्रभुत्व सदा सदा के लिए बना रहे, और उसके लिए वो कई बार खुल करके नहीं कर पाते, तो कुछ लोगों को आकर के और किसी संस्थाओं के द्वारा। अब मैं आपको एक छोटी सी आखिरी बात कहूंगा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए,
पहली बात ये कर दी कि उसमें ओबीसी SC ST उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनको हक होना चाहिए हम या ओबीसी चुन लें या ईडब्ल्यूएस चुन लें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ओबीसी से बहुत नीचे जा रहे हैं, जबकि जो क्राइटेरिया है 8 लाख का वो सेम है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। तो हो सकता है ओबीसी का काफी लोग ये चाहेंगे तो हम तो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करें गरीबी की उसमें, क्योंकि वहां जो है मेरिट कम जा रही है बहुत ओबीसी के कंपैरिजन में। तो वहां आपने नहीं किया, जिसमें कोर्ट में भी टिप्पणी की है, जो अभी बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भी आया। दूसरा, जब ईडब्ल्यूएस पे कोई सुप्रीम कोर्ट में केस डला तो उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये आरक्षण जारी रहेगा, इसमें स्टे ऑर्डर नहीं होगा। लेकिन मंडल कमीशन की बात आती है तो स्टे ऑर्डर लग जाता है, केस में चला गया, कोर्ट में चला गया जी केस। अब ये कोर्ट में चला गया तो इसके ऊपर स्टे लग गया। तो इस देश में जो इतनी बड़ी आबादी है उसको कोई बेवकूफ समझ रहा है तो वो खुद ही बेवकूफ है। लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, और ये जो संस्थागत तरीके से अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं उसका जो विरोध होता है कहीं ना कहीं उससे हमारा देश कमजोर होता है। संस्थाओं के ऊपर जो विश्वास है लोगों का वो कम होता है, और जो लंबे समय के लिए दीर्घकालीन अगर दृष्टि से देखे जाए तो ये चीजें देश के लिए अच्छी नहीं है। हाँ दिनेश जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी जी बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छे से पॉइंट्स उठाए हैं इसके अंदर कि दीर्घकालीन